अरे मेरे सारे होनहार विद्यार्थियों और भविष्य के होने वाले सभी सरकारी अफसरों, कैसे हैं आप सभी लोग। ज़रा क्लास को लाइक कर दीजिए और उसके बाद में क्लास को स्टार्ट किया जाए। काफ़ी भारी डिमांड है इस करंट अफेयर्स की क्लास की। इस वजह से बहुत सारे विद्यार्थी अब करंट अफेयर्स पढ़ने लगे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं या जो थोड़ी देर बाद अभी चले जाएंगे किसी अन्य काम से, उनसे भी मेरा यही कहना है कि इस क्लास को पूरा देख लीजिए। अब बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स पढ़ने लगे हैं, 15 क्वेश्चन ही नहीं, बहुत सारी जानकारी है। आज हम काफ़ी सारी जानकारी लेकर आए हैं। जैसे उड़ीसा दिवस कब मनाया गया है, इसको बताएंगे। हिंदू फोबिया क्या होता है, बहुत कम लोग जानते होंगे, इसको बात करेंगे। सलीम दुर्रानी जी का निधन हो गया है। कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। नाटो क्या है, नाटो के बारे में बताएंगे। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन हुआ है। जो विद्यार्थी अभी 17 तारीख को अग्निवीर की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है। 3rd स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ बनाया गया है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा, तो इसकी बात करेंगे। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है। और दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्मारक का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है, इस प्रश्न के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। कुछ हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिनके बारे में हमें विधिवत आपको बताना है। एक बार ज़रा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का और उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। बहुत दमदार तैयारी है, बहुत ही अच्छी क्लास होगी ये। इस पूरे यूट्यूब पर और जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, प्रयास करूँगा सबसे अच्छी और बेहतरीन क्लास बने। आप लोगों का साथ चाहिए, पूरी धैर्य के साथ और पूरे परिवार के साथ में सुनेंगे। बहुत सारी मीठी मीठी बातों के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा दिवस कब मनाया गया है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को दोस्तों उड़ीसा दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया गया है। और अगर हम बात करें उड़ीसा दिवस की, तो बस इंक डाल लेते हैं मार्कर में, उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उड़ीसा, अभी दोस्तों राजस्थान का दिवस कब मनाया गया है। राजस्थान राज्य के बारे में बहुत सारी हमने आपको जानकारी बताई थी। 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन हुआ। और अगर दोस्तों बताया जाए तो ये 88वां स्थापना दिवस है। ये दोस्तों कौन सा स्थापना दिवस है, 88वां स्थापना दिवस है। और अगर उड़ीसा राज्य की बात करें तो ये इसके पड़ोसी राज्यों को देख लेते हैं। इसके पड़ोसी राज्य हैं, देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा लगती है। झारखंड, झारखंड। इसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में आंध्र प्रदेश। राजस्थान के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से बात की थी। पिछली क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका पेपर है वे देख के जाएंगे। उड़ीसा की दोस्तों राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। याद रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। सीएम जो हैं वे हैं नवीन पटनायक, यानी कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और जो राज्यपाल हैं वे दोस्तों कौन हैं, तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के राज्यपाल भैया कौन हैं, तो आप कहेंगे गणेशी लाल हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, सब उड़ीसा के बारे में दोस्तों जानकारी है। जहाँ जहाँ जगह मिलेगी हम आपको ले चलेंगे, सैर कराएंगे पूरे बोर्ड की घुमा घुमा के। दोस्तों जो विधानसभा की सीटें हैं वो 147 हैं, जो लोकसभा की सीटें हैं वो 21 हैं और राज्यसभा की दोस्तों 10 सीटें हैं मात्र।
10 सीटें। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उड़ीसा में पर्व मनाए जाते हैं तो धनु यात्रा उत्सव, धनु यात्रा उत्सव और नुआखाई उत्सव, ये दोनों उत्सव दोस्तों पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। एक होता है कोणार्क उत्सव। कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ? उड़ीसा में। तो कोणार्क उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? ये तीनों दोस्तों उत्सव जो है उड़ीसा राज्य में मनाए जाते हैं। उड़ीसा जो है एक तटीय सीमा वाला राज्य है, तटीय सीमा वाला राज्य है। अब आप बताइए, इतनी जानकारी आपने उड़ीसा के बारे में नोट कर ली है, पढ़ा है अच्छे से, तो बताइए कोई क्वेश्चन इसके बाहर कैसे जा सकता है? इतनी अच्छी जब तैयारी कर रहे हैं तो कुछ तो विश्वास रखिए अपने आप पर और कुछ विश्वास रखिए ऊपर वाले पर, जिसको भी आप मानते हो, और सबसे ज़्यादा विश्वास आप रखिए अपने माता और पिताजी पर, जिन्होंने आप पर विश्वास किया है। आपने थोड़ा सा विश्वास हम पर किया है, तो ये विश्वास बनाए रखें, अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें, अपनी तरफ से आप 100% दीजिए। मेरी गारंटी है कि आपको सफलता हर हाल में निश्चित तौर पर मिलेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है, बिल्कुल निश्चित बात है। दोस्तों ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। इसके बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और आप लोग धीरे धीरे लिखते रहेंगे। उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। स्थापना दिवस से एक आधा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। हमने आपको बहुत सारी जानकारी दे देते हैं ताकि हमें पूरा विश्वास है आप नोट करके अच्छे से ही पढ़ रहे होंगे। कल ऑफलाइन बैच में ये सारे प्रश्न सुने जाएंगे। अरे सलीम दुर्रानी जी का निधन हो गया, ये कौन थे भैया? तो ये क्रिकेटर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इसका जन्म हुआ था। काबुल में इनका जन्म हुआ था। और एक बात आपको बताएं, सलीम दुर्रानी जी ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। याद रखिए आप इस जबरदस्त प्रश्न को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। किसी न किसी का निधन पूछ लिया जाता है दोस्तों, जो आया है वो जाएगा। बस डिपेंड ये करता है कि कोई कुछ करके जाएगा और कोई धरती का भार हल्का करके जाएगा। कुछ लोग सिर्फ होते हैं, सिर्फ होते ही हैं, और कुछ अपने आप में इतिहास रच जाते हैं, कुछ हमेशा याद किए जाते हैं। आप याद करने वालों में से बनिए, ठीक है? याद आने वालों में से बनिए, याद किए जाएं आप, न कि आप खुद ही याद करें। आइए बात करते हैं कांगड़ा चाय की। बहुत अच्छी बात है ये कि भारत देश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला, यूरोपीय जीआई टैग मिला है। और ये चाय कहाँ है, कहाँ की ये चाय है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय है, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय है, जिसको यूरोपीय जीआई टैग दिया गया। याद रखेंगे, बिल्कुल भूलने वाली बात नहीं है। कांगड़ा चाय क्या किया गया? यूरोपीय जीआई टैग दिया गया। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? बस यही तो बात है, यहीं पर आपको डाउट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, एक शिमला और एक धर्मशाला। शिमला दोस्तों ग्रीष्म ऋतु की राजधानी है, शिमला ग्रीष्म ऋतु की राजधानी है, धर्मशाला शीत ऋतु की राजधानी है।
और मैं एक बात बताऊं आपको, कई बातें बताऊंगा हिमाचल प्रदेश के बारे में भाई। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल का क्या नाम है? राज्यपाल का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, जहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक रावी और दूसरी व्यास। ये दोनों रोहतांग दर्रे से निकलती हैं, जिसमें रावी नदी का मुहाना क्या है? चिनाब नदी है मुहाना, जहाँ नदियाँ अपना अस्तित्व खोती हैं। व्यास का जो मुहाना है वो सतलज नदी है। ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, पूछे जाते हैं पेपर में, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एक और नदी है बाड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। बाड़ा लाचा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? आप लोग में से देखते हैं कितने लोग बताएंगे। बाड़ा लाचा दर्रा से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है और उसी नदी का मुहाना कहाँ है? कुछ अच्छे विद्यार्थी हैं जिनसे उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया? एक बात कही जाती है कि थोड़ा सा सर हट जाया करिए क्वेश्चन का आंसर लिखकर, स्क्रीनशॉट ले लेकर फिर बाद में बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं या रिवीजन करते हैं। तो आइए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ें। ये हमसे कहा गया है, तो जो भी आप लोग कहेंगे आपकी बातों को हम मानेंगे, ज़रूर मानेंगे, क्योंकि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप भी हमसे प्रेम ना करके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे और जितना पढ़ेंगे हमारे लिए और आपके लिए और आपके घर परिवार वालों के लिए वो बहुत अच्छी बात होगी। हम ये चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में सफल हो जाएं। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप असफल हों। जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैच में आ रहे हैं अच्छे से टेस्ट देंगे शनिवार को। लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ समय बिताने के बाद आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। ऐसा मेरा ही नहीं, जो पुराने विद्यार्थी हैं जो काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं उनका भी ऐसा ही मानना है। ये थी बात। अब बात आई है भारतीय रिजर्व बैंक की, जिसको दोस्तों बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बैंकों को ऋण प्रदान करना है, सरकारी जो कोष है वो भी भारतीय रिजर्व बैंक में ही जमा होता है। तो आइए रिजर्व बैंक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश, और नोट कर लीजिए जिनको नोट करना हो। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, नाम है RBI। इसकी स्थापना किस समिति के द्वारा हुई थी? तो वो नाम है हिल्टन यंग समिति। 1927 में इन्होंने सिफारिश की थी और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1934 के अधिनियम में ये पारित किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो 1935 से 1937 तक इसका मुख्यालय था वो दोस्तों कोलकाता था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हमने कई बार आपको पढ़ाया है। 1937 से अब तक इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? इनका नाम है
CD देशमुख। और कोई स्टूडेंट बताए जो पुराना हो या जिसने पिछले वीडियोस पढ़े हों, CD देशमुख नाम का रेलवे स्टेशन किस शहर में या किस राज्य में रखा जाएगा? ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात हम आपको एक बताते हैं, और एक कौन सी बात बताते हैं, देखिए एक बात ये बताते हैं आपको कि RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब होता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जब बैंक के 50% से अधिक शेयर गवर्नमेंट के पास हो, तो उसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण। हुआ क्या दोस्तों, कई सारी बैंकें होती हैं, जैसे अभी सिलिकॉन वैली थी, अमेरिका की बैंक थी, जिसे किसने खरीदा है जानते हैं आप? फर्स्ट सिटीजन बैंक ने खरीद लिया है दोस्तों। दिवालिया हो गई थी, बंद हो गई थी, उसको फर्स्ट सिटीजन बैंक ने खरीदा है। इसी तरीके से RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। याद रखना है, 1949 में किया गया। ये बात हो गई। दूसरी बात है वर्तमान गवर्नर की, तो वर्तमान गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास। और ये किस नंबर के गवर्नर हैं? क्रम तो आपको ही बताना पड़ेगा, क्रम इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको क्रम बताने के लिए छोड़ दिया है। ये था RBI का, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने कहा था हम हटे जा रहे हैं, हमारा तो उद्देश्य है बस आप पढ़िए हो, कैसे भी पढ़िए। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, 5 नंबर क्वेश्चन है। 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य किसने रखा है और क्यों रखा है? क्यों रखा है जानते हैं आप? स्वच्छता पर हमारा देश काफ़ी ध्यान दे रहा है, खुले में शौच मुक्त हो चुका है हमारा भारत देश। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गांव के बाहर तो निकलना मुश्किल हो जाता था, इतनी गंदगी होती थी गांव के बाहर। अब ये अच्छी बात है कि शौच मुक्त हो गया है अपना भारत देश। हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि हमारे, देखिए इस क्वेश्चन को हमने बता दिया है, इसका कोई स्थान नहीं रह गया है, ठीक है। मोबाइल हो, घर हो या डॉट फालतू चीज़ें नहीं रखनी चाहिए कभी भी, हमेशा, जिंदगी हो या घर हो या बोर्ड हो। अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूँ। केंद्रीय शहरी आवास और केंद्रीय शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री, जिनका नाम है हरदीप पुरी, जिनका क्या नाम है दोस्तों? जिनका नाम है हरदीप पुरी। तो केंद्रीय शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं हरदीप पुरी जी। इन्होंने जानकारी दी है, देखिए 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य किसने रखा है? तो वो तो भाई केंद्र सरकार ने रखा है, बिल्कुल बात सही है, केंद्र सरकार ने रखा है, ठीक है। और कब तक रखा है? तो अक्टूबर 2024 तक रखा है। अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा। हिंदू फोबिया, हमने आपसे जैसे ही जब हमारा लेक्चर शुरू हुआ था बताया था, हिंदू फोबिया के बारे में बताएंगे। देखिए हिंदू फोबिया क्या है? जो हिंदू धर्म है, कुछ लोग हिंदू धर्म को बहुत कट्टर धर्म मानते हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म को बहुत अच्छा धर्म मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म के बारे में कि सभी लोग हमारा परिवार हैं, सभी का हम ध्यान रखते हैं। तो हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बना है?
तो ऐसा नहीं है, इनका मानना है कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है। लगभग आपको बताते हैं, आपको लगता होगा हिंदू धर्म सिर्फ भारत के लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है। लगभग 100 से ज़्यादा 1.2 अरब से अधिक लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। पहली दोस्तों बात ये क्लियर हो गई। तो हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि कट्टरता है, या हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि किसी को कोई समस्या हो। ऐसा अमेरिका का पहला राज्य बना है जॉर्जिया। जॉर्जिया, इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 50 राज्यों में से एक राज्य है जॉर्जिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाटो के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। ये सब आपका हो गया होगा, काफ़ी देर से लिखा हुआ है। मैं बारी बारी से इसलिए मिटाता हूँ ताकि आपको लिखने और पढ़ने में आसानी रहे। नाटो दोस्तों क्या है? नाटो जो है ये है, याद रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। जब दोस्तों ये बना था तो इसमें सिर्फ 10 देश थे। कब बना था ये भी आप पूछेंगे। तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय कंट्रीज़ ने मिलकर ये बनाया था संगठन, और कहा कि अगर कोई समस्या आती है तो हम मिलकर लड़ेंगे। अब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। कहते हैं कि जो यूक्रेन था वो नाटो का सदस्यता ग्रहण करने जा रहा था, नाटो की सदस्य बनने जा रहा था, नाटो में वो शामिल होने जा रहा था, इसलिए हमला किया गया, ऐसी जानकारी ये मिलती है। अभी क्या है, अभी आपको बताते हैं तुर्की की बहुत भूमिका रही है 31वां देश शामिल होने में। तुर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 31वां देश इस संगठन में शामिल हुआ है। क्यों शामिल हुआ ये जान लीजिए। आपने सुना होगा एक देश का नाम फिनलैंड है। तो फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर से अधिक सीमा साझा करता है। आप समझिएगा इस बात को। फिनलैंड जो है वो रूस के साथ 1300 किलोमीटर से अधिक साझा करता है। कहीं ना कहीं फिनलैंड को ये खतरा बना हुआ है कि रूस हम पर अटैक कर सकता है। तुर्की ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सिफारिश की है, तब जाकर ये देश फिनलैंड नाटो का 31वां देश बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। हेड क्वार्टर क्या है? हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स। और ये कहाँ है? तो ये बेल्जियम में स्थित है। और इसके महासचिव को भी बात करें अगर हम, तो इनके महासचिव का नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये नाम है दोस्तों नाटो के महासचिव का, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे कि संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन हुआ ही क्यों है। इसलिए हुआ है कि जब भी कभी कोई भी बात हो देश पर, तो हमारी नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना, तीनों सेना मिलकर उस परेशानी को या उस विषम परिस्थिति से कैसे निपटा जाए, इन सब पर चर्चा हुई है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन
प्रयास करेंगे आपको सबसे अच्छे समझ में आए। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन, संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ है? देखिए, कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल, यहाँ पर इनका सम्मेलन हुआ है। आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ भी बहुत प्यारी आ रही है। इसमें हुआ है कब सम्मेलन? कब सम्मेलन बता रहे हैं, कमांडरों का सम्मेलन। और इसका विषय क्या है? तो विषय है, थीम याद रखिएगा, तैयार, पुनरुत्थान और प्रासंगिक। तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। आइए बात करते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे फोर्स लाइन के स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर का बैच चल रहा है, वो लोग जरूर इनको ध्यान रखेंगे। और यूपीपी वगैरह वैकेंसी आ रही हैं, उनमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर लें, अन्यथा तैयारी तो चल ही रही है। देखिए इसमें किसने किसने भाग लिया। तो भारत के CDS हैं जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। एयर चीफ मार्शल हैं कौन? VR चौधरी। नौसेना प्रमुख कौन है? नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल R हरि कुमार। इन लोगों ने दोस्तों भाग लिया और बहुत ही अच्छी तरीके से ये सम्मेलन हुआ है। तीनों सेनाएं मिलकर कैसे किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करेंगी, इन पर चर्चा की गई है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है अतुल आनंद। इनका दोस्तों नाम है अतुल आनंद। और एक बात याद रखिएगा, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप भारतीय थल सेना दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो। ठीक है, आइए। सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया? नाटो के बारे में देखिए, हमने पूरी बात आपको बता रखी है, ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। और हम अब अगले प्रश्न के आंसर पर चलते हैं। ये अच्छा है कि ऊपर आपको दिखता रहता है, ऐसे लिखेंगे तो हमारे आड़ में आ जाएगा, हम आगे आ जाएंगे, वो पीछे चला जाएगा, वृष्टि छाया का क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, सेरीकल्चर मेला याद है आपको? सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीट के पालन को कहते हैं, रेशम कीट के पालन को कहते हैं। हो सकता है कल आपको बताएं और भी ये कल्चरों के बारे में। ये दोस्तों कहाँ किया गया? ये गोरखपुर में हुआ, गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर में किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। और गोरखपुर की एक खास बात है, ये दोस्तों सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 184.7 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। ये बात जान लीजिए। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं यूपी जीके में। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है और सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में लगते हैं, याद रखिएगा। हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ बनाया गया, याद रखिएगा। ये तो होमवर्क है, कर देंगे जो शेयर होंगे। हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ किसे बनाया गया है? निरंजन गुप्ता को बनाया गया है। निरंजन गुप्ता जी को बनाया गया है हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। जहाँ हरि की कृपा है वही है हरियाणा, और वहाँ 100% रेल विद्युतीकरण का मतलब ये है कि अब सारी ट्रेनें लाइट से चलेंगी। डीजल से चलाने पर ट्रेनों में बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान है डीजल से, और इकोनॉमिकली भी सही नहीं रहता है। इसलिए लाइट का उपयोग करिए, सबसे अच्छी बात है लाइट का उपयोग। अच्छा, हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा की देख लेते हैं। अरे आपको कुछ हरियाणा के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। देखिए, हरियाणा की जो राजधानी है वो कहाँ है? वो है चंडीगढ़। पहली बात। राज्यपाल अच्छा हरियाणा के आप बता दीजिए, जो विद्यार्थी बताना चाहें वो बताएं, नाराज नहीं होंगे। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? ये बनेगा राजाओं की भूमि पर, जिसे कहते हैं राजस्थान। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है, याद रखेंगे। अरविंद चिदम्बरम ने जीता है दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब। मैंने आपसे एक वादा किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन कहाँ हुआ है, किसने किया है? फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हमको। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कहाँ किया गया है? उसके बाद में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बढ़िया अच्छी जानकारी लेते हैं। बहुत महान पुरुष हैं, वकालत और राजनीति इनका पेशा है। करीब करीब 75 वर्ष की आयु इनकी रही, और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री रहे। सारे देश को एक सूत्र में पिरोना का काम जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इसीलिए एकता के सूत्र में बांधने का इन्होंने काम किया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी, कब दी? जिन्होंने आधुनिक इतिहास हमसे पढ़ा है वे लोग कमेंट करके बताएं कि सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को किसने दी। आइए थोड़ी सी बात करते हैं, लिखकर बात करते हैं। बोलने से क्या होगा, थोड़ी देर में आपको दिमाग से उतर जाएगा। धीरे धीरे हम आपको बताते चलेंगे, और इसके लिए ये थोड़ी सी हमको ज़्यादा जगह चाहिए, तो इधर का अपना मिटा लेते हैं और उधर की जगह अभी अभी लिखा है, शायद कुछ विद्यार्थी नोट कर रहे होंगे। तो और 3 लोगों से दोस्तों कभी मत घबराना,
एक सेल्फ स्टडी, एक ऑनलाइन स्टडी और एक लाइब्रेरी स्टडी। 3 लोगों से बिल्कुल मत घबराना, ये कंपटीशन से लगभग बाहर होते हैं। बहुत कम रेयर केस में लोग तैयारी की वास्तव में करते हैं, नहीं तो जैसे आपका बैच है 7 से 10:30, शाम को बैच है 2 से 5, सवा 5 तक, उस समय में यदि आप घर में हैं तो आप 3 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। बहुत महान कोई छात्र होगा जो लगातार अपनी तैयारी कर रहा होगा, नहीं तो अगर आप एक टेस्ट देकर देखेंगे तो बहुत ही बेकार रिजल्ट आपका आएगा। एग्ज़ाम दीजिए, अगर कहीं सफलता ना मिले तो एक बार मुझे याद कीजिए, हमारे साथ आप भी मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए जानते हैं इनके बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1875 को। एक नडियाद जगह है और ये उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी में आती थी, भारत। यहाँ इनका जन्म हुआ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु की। दोनों डेटे पास लिखेंगे। 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हुई और दोस्तों बम्बई में ही हुई। उस समय इनकी एज थी 75 ईयर्स। ठीक है। इनका पेशा क्या था? तो इनका पेशा दोस्तों वकालत और राजनीति इनका पेशा था। अब मैं बात करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ बनाई गई है, कहाँ स्थित है? याद हो तो बताइएगा। दूसरी बात, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इनकी जो स्मारक है, स्मारक बनेगा कर्नाटक में। और उद्घाटन जो किया है वो किया है अमित शाह जी ने। और ये इस समय हमारे देश के 2 मंत्रालय इनके पास हैं। 2 मंत्रालय हैं, एक गृह मंत्रालय और एक अभी बनाया गया था सहकारिता मंत्रालय। 2 मंत्रालय इनके पास हैं। और मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो योगदान है वो सबसे अधिक कब रहा, कब इन्होंने भारतीय राजनीति में इन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया। देखिए, महात्मा गांधी जी जो है आ गए थे वापस 1915 में। बात करते हैं अगर थोड़ी सी महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी वापस आ गए थे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। और महात्मा गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो दोस्तों था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। इसके बाद एक सत्याग्रह हुआ जिसे कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 1928 में हुआ था ना, 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ था।
और खेड़ा सत्याग्रह में सबसे पहले अहम भूमिका जो निभाई थी वो महात्मा गांधी जी के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी, और ये उनका पहला बड़ा योगदान था। बहुत ज़्यादा हमने चीज़ों को कनेक्ट करने का प्रयास किया है। ये पहला बड़ा योगदान था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह किसानों के लिए था, जिसमें किसानों पर कर वृद्धि कर दी गई थी। और इसके बाद एक सत्याग्रह हुआ, बारदौली सत्याग्रह। ये दोस्तों क्या था, इसमें जो किसान थे उनके करों पर 30% कर लगा दिया गया था, कर लगाया गया था, जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने काफ़ी संघर्ष किया इसमें। और कर जो है इनके संघर्ष के बाद 6.03% कर दिया गया था, और इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जानते हैं। और दूसरी बात, बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। बहुत अच्छी जानकारी है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? कमेंट बॉक्स में बता दो अगर पता हो तो। ऑफलाइन 3 से 3.5 घंटे पढ़ने के बाद ये जो क्लास आपको मिलती है वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। इतनी देर पढ़ने के बाद जो विद्यार्थी इस क्लास को लेता है, आज तो 40 मिनट के ऊपर क्लास हो गई है क्योंकि जानकारी बहुत ज़्यादा दी है। 30 से 40 मिनट के बीच की ये वैसे नॉर्मली क्लास रहती है। जो विद्यार्थी इस क्लास को पढ़ रहा है, रिवीजन हो रहा है, निश्चित ही सफलता मिलेगी। न डरने की ज़रूरत है, न घबराने की ज़रूरत है, न झुकने की ज़रूरत है। एक दिन हम भी कामयाब होंगे, हम भी एक दिन सफल होंगे। ऐसी अपने अंदर सीने में आग जला के रखनी है कि कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन, एक दिन। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स की सूची में अपना नाम लिखवाया है उनसे स्पेशली करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, वे तैयारी करके आएंगे। जो ये कभी कभी तुम इधर उधर देखने झांकने लगते हो, बहुत गलत बात है। आज पढ़ना है शाम को ही क्लास पढ़ लेनी है, सुबह रिवीजन मार के आना है। इस बात को आप समझ लीजिए। माता पिताजी का पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये आप जान लीजिए। आपकी जिम्मेदारी है। कितना अच्छा पढ़ाने का प्रयास हमने किया है ये आप बखूबी जानते हैं। इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।